नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पश्चिम बंगाल ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ऐतिहासिक टर्नआउट हुआ है। 5 बजे तक 90% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 3 बजे तक ये 78% था और 2 घंटे में 12% और मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपना वोट कास्ट किया। इसका मतलब क्या है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अधिकांश का मानना है कि 4 मई और ममता गई गई ममता गई। तो वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब का स्वागत कर लेते हैं। लखनऊ से जुड़ गए हैं, परिचय की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार, अनुभवी पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? 90% टर्नआउट। जो लोग कह रहे थे कि देखिए, एफआईआर के बाद तो मत प्रतिशत घट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा मानना ये था कि जो मर गए हैं वो छट गए, जो डबल थे वो छट गए, जो बांग्लादेशी थे, म्यांमार के थे, रोहिंग्याज थे, वो छट गए। अब तो 100% असली मतदाता बचे हैं। थोड़े बहुत फर्जी या फेक बचे होंगे, वो डाल नहीं पाएंगे वोट जिस तरह के इंतजाम है। और मुझे लगता है कि वही बात सामने आ रही है। देखिए, ये भारत देश आजाद हुआ था 1947 में। और मेरा ये बहुत साफ कहना है कि बंगाल को वास्तविक सांस्कृतिक आजादी पाने में बंगाल के हिंदुओं को 80 साल लग गए। 2014 को जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब ब्रिटेन का, लंदन का अखबार है गार्जियन, उसने ये कहा था कि ये भारत की दूसरी आजादी है। गार्जियन एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली मार्क्सवादी वामपंथी अखबार है और घनघोर एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी सनातन है और प्रो इस्लामिक है। उस अखबार तक ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना भारत की वास्तविक आजादी है, दूसरी आजादी है। आज मुझे ये कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के, जिन्ना की मुस्लिम लीग के कॉल पर बंगाल में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, और उस समय ज्योति बसु उस नरसंहार को डिफेंड कर रहे थे, जो बाद में 1977 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने और अगले 25 साल तक वो मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य हुए। तो और इसी बंगाल ने डायरेक्ट एक्शन डे के पहले बंग भंग को झेला है, जब अंग्रेजों ने बंगाल के 2 टुकड़े किए थे और दूसरा टुकड़ा पहले ईस्ट पाकिस्तान बना, अब वो बांग्लादेश हो गया। और अगर ये चुनाव का परिणाम जो आज ये बताता है कि अब पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश नहीं बनेगा, ये पश्चिम बंगाल ही रहेगा। मुझे जो सबसे ज्यादा आज अफसोस हुआ ममता बनर्जी का, कि ममता बनर्जी का पिछले 35 साल का कैरियर मैंने देखा है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सड़क पे लड़ाई लड़ करके, स्ट्रीट फाइट करके सीपीएम को सत्ता से बाहर किया था और अपनी जगह अपने दम पर बनाई थी, उस ममता बनर्जी की पार्टी की आज जो जो रणनीति थी, जो स्ट्रैटेजी थी, और जिस तरीके की एक दिशाहीन जो हिंसा उन लोगों ने आज की है, खास करके मुर्शिदाबाद में की है, आसनसोल में की है, कूच बिहार में की है, तो इतना ज्यादा इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। अरे मुर्शिदाबाद में तो 70% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। आप ही का एक बागी जो है आपका वो क्या नाम है उसका, हुमायूं कबीर। जो बाबरी हुमायूं कबीर वहां से खड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी हमला कर दिया, जो बाबरी मस्जिद बनवा रहा है। बीजेपी की एमएलए, महिला एमएलए की गाड़ी तोड़ी गई और एक बीजेपी का एमएलए जो है सुकांत, वो जो वो सरकार का जो है दौड़ा बाबरी के गया। बाबरी मस्जिद बनवा नहीं रहा, बाबरी मस्जिद बनवाने का ढोंग कर रहा है। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आज किया है, और एक बहुत सीनियर अधिकारी थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, वो ये कहते थे कि इलेक्शन के समय नेताओं के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द
आप ये समझ लीजिए कि वो गोपनीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट होता है। नेता के मन की बात सामने आ जाती है और जब नेता संकट में होता है, तभी वो इसी तरह की हरकत करता है। और जिस तरह की हरकतें जो ममता बनर्जी पिछले 4 महीने से कर रही हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये बात आपके प्रोग्राम में भाऊ ने बहुत बार कही है कि ममता बनर्जी बीजेपी से लड़ने के बजाय सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही है और चुनाव आयोग से लड़ रही है। आज भी वो चुनाव आयोग से ही लड़ रही थी, बीजेपी से नहीं लड़ रही थी। तो अब जो है ममता बनर्जी का के और आज जो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया आई है, जो जो कभी पटना से बीजेपी के एमपी थे, अब वो तृणमूल कांग्रेस के एमपी हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने कहा है कि नतीजे पहले से बेहतर ही आएंगे, और फिर उन्होंने कहा इंशाअल्लाह। तो उन्होंने आज अल्लाह का नाम लिया है। और एक मोहतरमा है सस्ती शेरवानी, वो कह रही है कि बस खाली मुसलमानों का वोट मिल जाए, थोड़े हिंदुओं का वोट मिल जाए, और बीजेपी और ममता की सरकार बन जाएगी। इस चुनाव का जो सबसे बड़ा निहितार्थ है, इस चुनाव का जो जो सबसे बड़ा मैसेज है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 1991 में यूपी में साबित किया था कि मुसलमानों के वोट के बिना भी सरकार यूपी में बन सकती है। यानी मुस्लिम वोट न्यूट्रल हो गया था यूपी में जो है। लेकिन वो सरकार कल्याण सिंह की 1.5 साल चली। उसके बाद सपा बसपा की गठबंधन की सरकार बनी 1993 में, और फिर जो है सपा बसपा का दौर चलता रहा। उसके बाद जो है इस दौर में 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, 3 बार मुलायम सिंह यादव बने, 1 बार अखिलेश यादव बने। लेकिन 2017 में बीजेपी ने मुस्लिम वोट जो है, इसकी वीटो पावर है, और यही तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। बीजेपी ने उस मिथक को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन करके बिहार में मुस्लिम वोट से ही सरकार बनती है, इस मिथक को ध्वस्त किया। आज से 10 साल पहले बीजेपी ने आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा की लीडरशिप में चुनाव लड़ करके, जबकि वहां मुस्लिम वोट 40% है, बीजेपी ने इस मिथक को ध्वस्त किया कि मुस्लिम वोट के बगैर के बिना सरकार नहीं बन सकती है। बीजेपी ने कहा मुस्लिम वीटो नहीं चलेगा। अब कोई कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, कोई आधार हो, आप विरोध करिए, स्वागत है। लेकिन सिर्फ अंधा विरोध करना है, बीजेपी को किसी को हराने के लिए किसी को भी वोट दे देना है, ये नहीं चलेगा। बंगाल चौथा राज्य होने जा रहा है जहां पर मुस्लिम वोट का मिथक के वीटो का मिथक ध्वस्त हो गया। अब मुझे कहने में कोई शक नहीं है, मैंने 40 साल में बहुत चुनाव देखे हैं, ये मिथक ध्वस्त हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 90% वोटर टर्नआउट तब हो रहा है जब 90 लाख वोटरों के नाम निकाले जा चुके हैं, जो लोग या तो शिफ्ट कर गए हैं, या जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, या वो अब जो है, या कहीं वो शिफ्ट हो गए हैं। प्लस जो बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे, उनके नाम निकले हैं। लेकिन एसआईआर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे वोटर हैं जो मतदाता बने बैठे हैं पिछले 40, 45, 50 सालों से, तो उनको निकाला जाना बाकी है। तो भारत की जो सेकुलर राजनीति है, उसमें ये बहुत बड़ा ये जो बंगाल का चुनाव है, ये बहुत बड़ा इसका लॉन्ग टर्म इसके असर होंगे। और मैं अपनी बात दोहराता हूं, ये पश्चिम बंगाल को आज वास्तविक आजादी मिली है। कांग्रेस जो थी, उसको कोई समस्या नहीं थी मुस्लिम लीग से और जिन्ना से। तो उसके बाद जो सीपीएम आई 1977 में, और जिसने राज किया 2011 तक, 34 साल राज किया, वो भी मुस्लिम लीग ही थी। ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस के सीपीएम के मॉडल को अपना लिया। ममता बनर्जी का स्वयं का कैरियर जो है कांग्रेस से ही शुरू हुआ था। कांग्रेस से वो बाहर आके उन्होंने ये अपनी पार्टी बनाई थी, तृणमूल कांग्रेस, यानी असली कांग्रेस। तो आज इसका भी जो है, इस अध्याय का भी अंत हो गया। और अब सही माने में, और आज मैंने पहली बार देखा कि बंगाल के हिंदुओं में इतना नैतिक बल आ गया था कि उन्होंने टीएमसी के गुंडों का खुल के मुकाबला किया। अगर टीएमसी के गुंडे जो है लाठियां, डंडे, बांस लेके आ रहे थे, तो वो भी जो है जो भी उनके पास हथियार था, खाली बांस के डंडे थे या लाठियां थी, उससे वो तैयार थे और मुकाबला किया, मार के लोगों को भगाया। और आज एक बात और साबित हो गई
कि केंद्रीय चुनाव आयोग का केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने का फैसला कितना दूरगामी होगा, कितना फोरसाइटेड था, कितना आवश्यक था। इतने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के होने के बावजूद 2 लाख से ज्यादा मुर्शिदाबाद में जो दंगाई मुसलमानों की भीड़ थी, तो सीआरपीएफ को भी उनको काबू करने में पसीने आ रहे थे। और आपको ये पता ही है कि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि जिस पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं चलेगा वहां रीपोल होगा। तो जहां-जहां आज वायलेंस हुई है, निश्चित है यहां रीपोल होगा। इसमें अब इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। तो अगर रीपोल होगा तो इससे जो है जो भी अगर उम्मीद थी ममता बनर्जी को कि उनको कोई इससे जो है लाभ मिल जाएगा, तो वो लाभ भी रीपोल में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये बंगाल में ये जो काला इतिहास था, जो सेमी इस्लामिक स्टेट ये बना हुआ था आजादी के बाद से, 80 साल पूरे हो जाएंगे आजादी को इस साल 15 अगस्त को। तो और ये कितना शुभ दिन है कि जो स्वतंत्रता दिवस आता है 15 अगस्त को, उसके पहले ही जो है बंगाल को आजादी मिलने जा रही है। और जो सबसे बड़ी चीज होगी, जो अभी बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं, कि इसके बाद जो मैसिव क्रैकडाउन की तैयारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। बड़ी संख्या में जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का जो हवाला नेटवर्क है, जिससे उनका पैसा आता है, और जितने भी वो जो है अपराध के कामों में जो लिप्त हैं, जो और जितनी वो राष्ट्र विरोधी कामों में लिप्त हैं, और बांग्लादेश को चाहे कैटल स्मगलिंग हो, ड्रग स्मगलिंग हो, ड्रग पेडलिंग हो, की तस्करी हो, हर संभव आपराधिक कार्य में तृणमूल कांग्रेस का कैडर लिप्त है, बड़े नेताओं समेत। तो ये सब जो है अब इसका खात्मा होगा। और एक जो सबसे बड़ा जो बात अब तक सरकार ने खुल के नहीं बताई है, कि बिहार का जो सीमांचल का जिला है, ये किशनगंज, पूर्णिया और मुर्शिदाबाद, बंगाल को मिला करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी केंद्र सरकार की है, ए न्यू यूनियन टेरिटरी। और आपको ये पता ही होगा कि अभी कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने किशनगंज में जब लैंड एक्वायर करने की कोशिश की, एक सेना का नई छावनी बनाने के लिए, नए कैंटोनमेंट के लिए, तो स्थानीय मुसलमानों ने इसका बड़ा विरोध किया था। और जो हैदराबाद की जो पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका नेता ओवैसी है, उसके भी वहां 2-3 एमएलए हैं, उन्होंने भी केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध किया था। तो अब बंगाल में ये चुनाव होने के बाद, सरकार बनने के बाद, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो पेंडिंग था, आई एम श्योर अब ये पूरा होगा। और बिल्कुल। आप होगा, अभी इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को ये आदेश दिया था कि मुर्शिदाबाद से लेके जो 400 किलोमीटर बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, जहां फेंसिंग नहीं हो पाई है, फेंसिंग इसलिए नहीं हो पाई है कि पश्चिम बंगाल की सरकार उसके लिए लैंड एक्विजिशन नहीं होने दे रही है। और जी हाँ, सुप्रीम जी हाँ। कोर्ट ने कहा था कि मार्च 2026 तक आप लैंड एक्वायर करके उपलब्ध कराएं। अभी तक उस पर कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। तो आज का जो पोलिंग है चौधरी साहब, ये भारतीय राष्ट्र राज्य के भविष्य के लिए बहुत ही सुखद संकेत है। जिन 4 राज्यों का आप जिक्र कर रहे थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और अब पश्चिम बंगाल, इसमें आप महाराष्ट्र को भी जोड़ सकते हैं। वहां भी बिना मुसलमानों के वोटों के ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि झाल मुड़ी मैंने खाई, मिर्ची कहीं और लगी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 4 मई को मिठाई के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल में और बाहर भी झाल मुड़ी भी बांटी जाएगी खाने के लिए लोगों को। तो वो कोई मौका चूकते नहीं है। जानकारी तो सारी मिल ही रही होगी कि बम्पर वोटिंग हो रही है हर तरफ से। और अभी मैं देख रहा था शुभेंदु अधिकारी, जो नंदीग्राम से आज चुनाव मैदान में है, उनकी आंखों की चमक देखने लायक है। आपने एक बात गौर नहीं की, जब प्राइम मिनिस्टर झाल मुड़ी खा रहे थे,
तब उन्होंने केवल 10 रुपए की झालमुड़ी ली थी, वो 20 रुपए की देने को तैयार था। अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं 100 रुपए की झालमुड़ी अगर ले लेते और वहां पे जो जो लोग एकत्रित थे, यदि उनमें बांट देते, तो तृणमूल कांग्रेस तुरंत चुनाव आयोग के पास शिकायत करती कि ये जो है जनता में उपहार बांट रहे हैं और ये करप्ट प्रैक्टिस है। और फिर बिल्कुल। भी उस 10 रुपए की झालमुड़ी से भी प्राइम मिनिस्टर ने उसके कुछ आस-पास लोगों को बाँटे थे और एक लड़की ने खाया, कहा ये तो मेरे लिए प्रसाद है। तो उस झालमुड़ी के लिए कहा। तो ये तो और आप देखिए कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने एक जो जो सामान्य स्नैक है, एक नमकीन है पश्चिम बंगाल का, उसको नेशनल स्नैक बना दिया। अब पूरा देश जान गया कि झालमुड़ी क्या होता है। अब भाई बंगाली तो पूरे देश में फैले हुए हैं, यूपी में भी बहुत बड़ी संख्या में है, बिहार में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, पंजाब में भी हैं, हरियाणा में भी हैं। तो अब झालमुड़ी जो है बंगालियों को पूरे देश में मिलेगी, आप देखिएगा। वो हो सकता है कि जो बड़ी स्नैक कंपनियां हैं जैसे हल्दीराम है, वो झालमुड़ी की ब्रांड ही लॉन्च कर देगा, ये भी है। तो ये जो है और कैसे आम जनता के हृदय में स्थान बनाया जाता है, कैसे आम जनता से सीधा संपर्क किया जाता है, किसी भारी भरकम मीडिया की और टीवी कैमरे की और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की, महंगे कैंपेन की जरूरत नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर संवेदनशील है, अगर जनता की नब्ज को समझते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर या कोई भी नेता कैन एस्टैब्लिश एन इंस्टेंट रेपो विद द कॉमन पीपुल। और यही पीएम ने किया। ये बात ममता बनर्जी को समझ में नहीं आई और ममता बनर्जी ने तो प्राइम मिनिस्टर के लिए इतने भद्दे शब्दों का प्रयोग किया जिनको मैं आपसे कह भी नहीं सकता। इतने ज्यादा भद्दे शब्द थे और वो भी एक महिला मुख्यमंत्री के मुंह से इतने भद्दे शब्द। और ममता बनर्जी को तो ये जो है अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि वो तो सेकुलर जिहादी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। वरना जिस तरीके की टिप्पणी उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आईपैक के बारे में की है, अगर ऐसी टिप्पणी किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री के बारे में होती, तो आज सुबह से दिल्ली का जंतर मंतर में 20,000 लोग इकट्ठा हो गए होते कि सरकार को बर्खास्त करो, ये हो जाता। लेकिन ये ममता लेकिन बनर्जी है कि लोगों ने ठीक से उसकी खबर तक नहीं छापी अंग्रेजी अखबारों ने। लेकिन आप ये तय मानिए कि 4 मई के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें बेहिसाब बढ़ने वाली हैं। कल शाम को मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पढ़ रहा था, आईपैक पर जब छापा पड़ रहा था 8 जनवरी को, और ममता बनर्जी ने वहां प्रतीक जैन के घर पहुंचकर, दफ्तर पहुंचकर कुछ दस्तावेजों को जिस तरीके से कब्जे में लिए, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ममता ने जांच में जो दखल दी है ये लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम किया है। हमने सोचा भी नहीं था, संविधान बनाने वालों ने कभी सोचा नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री, जांच जब चल रही हो, एजेंसियां जब जांच कर रही हो, तो वो जांच के बीच में जाकर के इस तरीके से हस्तक्षेप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि हम क्या खाली बंगाल के मामले को देखने के लिए बैठे हैं, क्या क्या हम आपके लिए अलग से बेंच बना दें। और आप देखिए, पिछले वर्ष जून में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की अधिसूचना जारी की थी और उसी के एक हफ्ते बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो गई थी। जुलाई 2025 से चुनाव आयोग लगातार एसआईआर के मुद्दे पे सुनवाई कर रहा है। पहले बिहार के बारे में, और जब नवंबर में बिहार का चुनाव समाप्त हो गया, उसके बाद से लगातार बंगाल के बारे में। और पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर के एक एडवर्स इंटरिम ऑर्डर तो छोड़िए, चुनाव आयोग ने एक भी एडवर्स ऑब्जर्वेशन नहीं किया एसआईआर के खिलाफ। केवल चुनाव आयोग ने पिछले वर्ष अक्टूबर में ये कहा कि आप जो है आधार कार्ड को भी जोड़ लीजिए एज आइडेंटिफिकेशन या एड्रेस प्रूफ के लिए। लेकिन ये जोड़ दिया था कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये केवल आपके पते के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। वरना चुनाव आयोग ने तो वरना सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर कैंपेन का चुनाव आयोग के कदम का पूरा समर्थन किया है।
और अब आप ये सोचिए कि एसआईआर ने वो काम कर दिखाया जो शायद एनआरसी के बाद भी ना हो पाता। और ममता बनर्जी लगातार कह रही थी ये एसआईआर नहीं है, ये बैकडोर से एनआरसी है। अरे एनआरसी से क्या समस्या है भाई आपको? देखिए खबर आ गई है, 89% वोटिंग अब तो रिकॉर्ड हो चुकी है। हाँ, जो भी मैंने कहा 90% हो हाँ, गया, 90% हो गया। हो गया बताइए। हाँ, खबर आ गई है ये। तो ये सब जो चुनाव हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है, जिस तरीके से खड़गे ने प्राइम मिनिस्टर को केरल में गाली दी, वो गाली दी बीजेपी को कि मुसलमानों की मीटिंग को एड्रेस करते हुए कि कुरान में लिखा है कि अगर नमाज पढ़ रहे हो, अगर सांप आ जाए तो सांप को मार दो। तो अगर और फिर जोड़ा कि संग बीजेपी का आदमी आए और सांप आए तो पहले बीजेपी वाले को मारो। फिर उन्होंने कल तमिलनाडु में प्राइम मिनिस्टर को आतंकवादी बोल दिया। तो खड़गे के ये दोनों बयान इस बात को दिखाते हैं कि कांग्रेस अंदर से कितनी ज्यादा असुरक्षित है, कितनी ज्यादा इनसिक्योर है, कितनी डरी हुई है, उसको कितना डर है कि उसका बुरा हाल होने वाला है। इंडिया अलायंस का मेंबर है डीएमके तमिलनाडु में, वो सत्ता में नहीं आ रही है। वहां भी जो टर्नआउट बहुत शानदार हुआ है। और केरला में तो कांग्रेस डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ, और कांग्रेस का फ्रंट का नाम यूडीएफ है। तो कांग्रेस केरल में भी पावर में नहीं आ रही है, ये बात बहुत साफ हो गई है। तो और जून जून 2024 के चुनाव के लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहला चुनाव अक्टूबर 24 में हुआ हरियाणा में, बीजेपी की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। नवंबर में 24 में चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, बीजेपी की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। फरवरी 2025 में चुनाव हुआ दिल्ली में, बीजेपी की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। नवंबर 2025 में चुनाव हुआ बिहार में, बीजेपी की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। और 243 सीटों में एनडीए को सीटें मिली 200 से 203, और बीजेपी वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अराउंड 89। तो अब ये जो है पांचवा राज्य है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, जहां पे इतनी शानदार सफलता बीजेपी को मिलने जा रही है। और याद कीजिए 2024 का जून जुलाई का महीना, जब राहुल गांधी और खड़गे क्या कहते थे, नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास टूट गया है, नरेंद्र मोदी का मनोबल टूट गया है, नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत कमजोर है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है, क्या क्या नहीं कहा इन्होंने। और ये पांच राज्यों के अलावा जो कांग्रेस ने अपने लिए स्वयं सबसे बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, वो है महिलाओं के लिए सीट आरक्षण, लोकसभा में सीट आरक्षण के लिए संविधान संशोधन को जो उन्होंने पास नहीं होने दिया। लेकिन अब आज तो आज तो राहुल गांधी ने भी कह दिया कि बीजेपी आ रही है। हाँ हाँ, अगर उन्होंने कहा कि ममता ममता बनर्जी जी ने ने पोलराइजेशन करा दिया। साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। कांग्रेस मतलब बीजेपी जानती है हाँ, कि कांग्रेस ही रोक सकती है उसे। मतलब वाहियात बात कहने से चूकते नहीं है। कहाँ लेकिन रोका भाई? कहाँ कहाँ रोक दिया? हर जगह कहाँ तो रोक दिया आपने? पटकनी खाते हुए आ रहे हो। हाँ, और क्या हिमाचल में रोक पाएंगे बीजेपी को? कर्नाटक में सवाल रोक ही पाएंगे? सर, मैं आपको आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, मई 2028 में चुनाव है कर्नाटक विधानसभा का, नवंबर 2028 में चुनाव है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। चार चार विधानसभा ये हैं। पांचवा है आपका हिमाचल प्रदेश। इन पांचों राज्यों में जो है ये 3 राज्यों में बीजेपी है, कर्नाटक में कांग्रेस है, हिमाचल में कांग्रेस है। इन पांचों राज्यों में बीजेपी आ रही है। 3 राज्यों में वापस हो रही है, और कर्नाटक और हिमाचल में वो कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके सत्ता में आ रही है। और शायद छठवां राज्य तेलंगाना है, जहां पर भी 28 में चुनाव है। तो 6 राज्यों में चुनाव है। तो यानी 29 का लोकसभा चुनाव होने के पहले एक तरीके से भारत में एक रेफरेंडम हो जाएगा, एक जनमत संग्रह हो जाएगा। ये चीज होने जा रही है। और और और, बहुत और अभी लोगों को अंदाजा नहीं है कि
ये कितनी बड़ा इतिहास बनने जा रहा है कि ईस्टर्न इंडिया में बीजेपी को 1 महीने में 2 मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं। एक अभी मिला है 1 हफ्ते पहले बिहार में, और अगले 10 दिन में मिलने जा रहा है बंगाल में। ईस्टर्न और देखिए, ईस्टर्न और नॉर्थ अगर आप नक्शा बिछा के देखें तो अब केवल हिमाचल और पंजाब में गैर बीजेपी सरकार है, बाकी सारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ईस्ट में केवल बचा है झारखंड बस, और कुछ नहीं है। और झारखंड में भी बीजेपी को अगली बार सत्ता में आने से रोक नहीं सकते आप। जो बीजेपी के समर्थक वर्ग, जो बीजेपी की नीतियों को लेकर के बहुत बेचैन था, बहुत अधीर था कि बीजेपी बंगाल में कुछ करती क्यों नहीं है, बीजेपी ममता बनर्जी की सरकार को डिसमिस क्यों नहीं करती, बर्खास्त क्यों नहीं करती, क्यों नहीं, ये सब सवाल लोगों के मन में पिछले 5-7 सालों से लोगों के दिमाग को मस रहे हैं। अब ये पश्चिम बंगाल के चुनाव ने ये साबित कर दिया है कि जो आपके सामने राजनीतिक चुनौती है, उसका संसदीय लोकतंत्र में जो संवैधानिक पद्धति है कि आप अपने विरोधी से चुनाव के मैदान में उससे लड़कर उसको परास्त करें, यही राजनीतिक चुनौती का समाधान है। और ये एग्जीक्यूटिव पावर के जरिए आप एक पॉलिटिकल चैलेंज को अगर सरकारी तौर तरीकों से हल करेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। और पिछले ये मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। अरविंद केजरीवाल जेल चला गए थे और उन्होंने जेल में रहते हुए सरकार चलाई, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। ये बहुत डिमांड हो रही थी कि अब ये मौका है कि दिल्ली की सरकार को बर्खास्त किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा निर्णय नहीं लिया। पूरा इंतजार किया 11 महीने का, और फरवरी 2025 में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को चुनाव के मैदान में परास्त किया और उसके पाखंड का पर्दाफाश किया। अब उसके पास उल-जलूल आरोप लगाने को कुछ नहीं है। उसी तरीके से आप अगर आर्टिकल 356 का प्रयोग करके ममता बनर्जी की सरकार को अगर बर्खास्त करते, तो एक अपने लिए घायल शेरनी के रूप में नई चुनौती खड़ी करते। अब ममता बनर्जी जब मैंडेट उसके खिलाफ जा रहा है, तो ममता बनर्जी के पास अब उल-जलूल आरोप लगाने का, सरकार से लड़ने का के लिए वो जन समर्थन उनके पास नहीं रहेगा। और अब उनको ये मानना पड़ेगा कि वो अब जनता का वो विश्वास उनके पास नहीं है जो 2011 में था, 2016 में था या 2021 में था। तो जनमत जो होता है, जो मैंडेट होता है, वही राजनीति में हर दल की वास्तविक पूंजी होती है। और नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने हर चुनाव में इसी पूंजी को अर्जित किया है, जनता के बीच में जाकर के गोलबंदी की और अपने लिए जनमत बनाया, अपने लिए समर्थन जुटाया और लोकतंत्र और चुनाव के मैदान में पटखनी दी है। तो ये एक इतनी बड़ी, इसका इतना बड़ा एक संदेश है राहुल गांधी के लिए कि आप लगातार प्राइम मिनिस्टर की कबर खोद करके, प्रधानमंत्री की माता को गाली दे करके भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकते। हराना बहुत दूर की बात है, आपको मैदान में लड़ना होगा। ये केवल सोशल मीडिया पे और अमेरिका यूरोप घूम करके भारत को गाली देने के अभियान से और नरेंद्र सरेंडर और ये सोशल मीडिया के में जो भद्दी टिप्पणियां करते हैं, इससे राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, ये इनको अब बीजेपी से सीखना चाहिए। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको चर्चा पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर लें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।